छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था किस टॉपिक पे? तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कंडीशन एंड वारंटी की। यस, कंडीशन एंड वारंटी की बात कर रहे थे। कंडीशन और वारंटी क्या होता है बच्चों? दे आर स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन या स्टेटमेंट। कौन कहता है? सेलर। कब करता है? एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, अपने गुड्स की वो करने के लिए, अपने गुड्स को, हाँ मतलब उसको ज्यादा बेटर बताने के लिए। बस ये है कि वो स्टिपुलेशन जो मेन पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट से होती है, जो कि प्रोडक्ट का मेन पर्पस होता है, वो कंडीशन हो जाती है, और वारंटी होती है जो सेकेंडरी पर्पस से होती है। जैसे हमने बात करी थी कि एक फोन में जो फोन होता है वो मेन होता है, उसका चार्जर सेकेंडरी होता है। फोन के लिए उसको कॉलिंग मेन पर्पस होता है और उसका कैमरा सेकेंडरी पर्पस होता है। सिमिलरली वॉशिंग मशीन में एक वॉशर होता है, एक ड्रायर होता है। तो वॉशर प्राइमरी फंक्शन या कंडीशन से रिलेटेड होता है, एंड ड्रायर जो होता है वो सेकेंडरी होता है, जो कि वारंटी में आता है। तो ये सारी की सारी हमने बातें करी थी, और हम पढ़ रहे थे अपने पास। यस, हम कंडीशंस में ही पढ़ रहे थे इम्प्लाइड कंडीशंस। तो इम्प्लाइड कंडीशन में सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये हमने देखा था। उसके बाद फॉर फिटनेस और कंजम्पशन। ओके, मान लो बच्चों, आपने वो सुना होगा कि किसी के कोई बर्गर खा रहा है, बर्गर खाते खाते बीच में अगर कॉकरोच दिखेगा तो आप पैसे दोगे क्या उस बर्गर के? नहीं। और अगर दे रखे होंगे तो भी खा लेंगे। बेटा, मेरा भी एक रेस्टोरेंट था, तो किसी के बर्गर में आया कॉकरोच। उसने कहा कि सर ये क्या आप कॉकरोच दे रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके कोई पैसे नहीं है, आप ले लो, हमारी तरफ से फ्री है। तो वो गुस्सा हो गया। तो फिर किसी ने कहा गुस्सा मत करो, आधा ही कॉकरोच है। फिर वो बंदा और गुस्सा हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों, कोई भी चीज जो फूड प्रोडक्ट होता है स्पेशली, उस पे ये कंडीशन अप्लाइड होती है कि अगर वो फूड कंजम्पशन के लायक नहीं है, चाहे वो स्टेल फूड हो या बासी खाना हो, या उसमें किसी भी चीज की कोई भी चीज ऐसी हो कि आपको लग रहा है कि वो कंज्यूम करने लायक नहीं है, तो आप उसको वापस कर सकते हो। जैसे बच्चों, मैं जब कभी रेस्टोरेंट में जाता हूँ या फिर कभी अच्छे होटल में खाने जाता हूँ ना, तो वहां पे चीजें बहुत महंगी होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो कभी भी महंगी चीज खाने जाओ ना, तो वहां पे ना आपका पूरा राइट होता है कि जिस पर्पज से आपने अपना फूड आइटम मंगाया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चिली पोटैटो मंगाया, हनी चिली पोटैटो। वो क्रिस्पी नहीं थे, और सॉरी क्रिस्पी थे, बहुत ज्यादा क्रिस्पी थे। तो मैंने ऑलमोस्ट 60% मैंने और मेरे दोस्तों ने खत्म कर दिया। फिर हमें पता चला यार ये तो अंदर से भी क्रिस्पी है, बाहर से भी क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए। हमने कहा पसंद नहीं आया, इन्हें चेंज करके लाओ। तो वो चेंज करेंगे। इवन लास्ट का एक पीस बचा होगा और आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो चीज आपने कंज्यूम करी है, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप उसको वापस कर सकते हो। बट याद रखना, आपका ग्राउंड जेन्युइन ग्राउंड्स होने चाहिए। ये नहीं कि और भूख लगी है इसलिए आप दूसरा मांग रहे हो और पैसे नहीं देना चाहते। जेन्युइन ग्राउंड्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास कंजम्पशन से रिलेटेड बात। इसको छोड़ो। नेक्स्ट आता है बच्चों कंडीशन टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि लाओ अपना फोन मुझे दे दो ताकि मैं आगे बेच पाऊं, लेकिन आपके फोन में कोई ना कोई दिक्कत है कि वो आगे बिक ही नहीं सकता। अगर वो आगे बिक ही नहीं सकता तो मर्केंटेबिलिटी वाली कंडीशन खराब हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। नेक्स्ट आता है होलसमनेस। होलसमनेस भी ईटेबल फूड या स्टफ्स के लिए होता है। कोई भी चीज जो कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, वही बात आ जाएगी कि वहां पे भी हमारी कंडीशन लग जाती है। और कुछ ऐसा नहीं होता कि पार्शली या फुल पे। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने हाफ ऑफ द गुड्स को कंज्यूम कर दिया तो मुझे रिमेनिंग हाफ ही वापस मिलेगा या उसी पे कंडीशन अप्लाई होगी, वो 100% ऑफ द गुड पे अप्लाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों इम्प्लाइड वारंटी। तो इम्प्लाइड वारंटी में सबसे पहले, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन। क्वाइट पोजेशन का मतलब होता है कि आप चीज को तो अपने पोजेशन पे रखोगे, क्वाइट का मतलब होता है जहां पे हम उसकी ओनरशिप को एंजॉय करते हैं बिना किसी की दखल अंदाजी के, कि कोई आके आपको नहीं बोल सकता कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यही कह रहा है, बायर शेल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। The buyer is disturbed by enjoyment of the good, he can claim the damage from the seller। ठीक है। वारंटी अगेंस्ट एनकमरेंसेस। एनकमरेंसेस क्या होता है बच्चों, आपने प्लेज पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज देखा था हमने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हम क्या करते थे, अपने गुड्स को गिरवी रख के आते थे। तो जब हम अपने किसी भी गुड को गिरवी रखते हैं ना, तो उसको बोल दिया जाता है बच्चों एसेट अंडर चार्ज। क्या बोलते हैं उसको हम? एसेट अंडर चार्ज। अंडर चार्ज का मतलब हो गया बच्चों, गुड्स किसका है? मेरा है, पर अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि मैंने उसे गिरवी रखवा रखा है। लेकिन अगर कोई भी एसेट फ्री फ्रॉम एनी चार्ज है, तो इसका मतलब वो तो पूरे मेरे कंट्रोल में है, ओनर भी मैं हूं, कंट्रोल भी मैं करूंगा, जैसे चाहे वैसे यूज करूं। तो यहां पे कहता है बच्चों, गुड शेल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनकमरेंसेस। अभी मैं आपको एक केस बताता हूं बच्चों, ये मेरे क्लाइंट के साथ एक हुआ था। मेरा एक क्लाइंट स्क्रैप डीलर है। स्क्रैप डीलर मतलब हिंदी में उसे कबाड़ी वाला बोलते हैं। अब आपको लगता होगा कबाड़ी वाला क्या ही है बच्चों, मेरे सारे के सारे क्लाइंट्स में बहुत ऐसी कंपनीज भी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा टर्नओवर इसका है, जो कि एक कबाड़ी वाला है। तो आपको शायद लगता होगा कबाड़ी वाला क्या ही कमाता है, लेकिन स्क्रैप डीलर में ये जो हैवी आइटम्स होते हैं ना, जो आपका आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये उसमें डील करता है और बहुत अच्छी वैल्यू इनको मिलती है। खैर इन सबको छोड़े, तो कहीं से इन्हें कॉल आया कि एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री सेल हो रही है। तो जब फैक्ट्री सेल होती है तो सेल होने के दो तरीके होते हैं। अगर फैक्ट्री रनिंग फॉर्म में है, लाइक मान लेते हैं बच्चों अलमीरा बनाने की फैक्ट्री है, अभी मेरे दोस्त के पिताजी ने लिए, एक रनिंग फैक्ट्री थी नजफगढ़ में, तो वो मेरे दोस्त के पापा ने परचेज कर ली, अब वो वहां पे काम करके अपनी अलमारी बेच रहे हैं। दूसरा, फैक्ट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, जितनी भी चीजें सब में जंग लग चुका है, तो अब फैक्ट्री जो सेल होगी ना, वो स्क्रैपिंग पर्पज से होगी। तो जहां जितना भी लोहा, अब आपको पता है बच्चों फैक्ट्री में तो प्लांट होता है, प्लांट सारा का सारा वही लोहा, एल्युमिनियम, जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं उनसे मिलके बनता है। तो ये स्क्रैप वाले वहां जाते हैं। किसी का माइक? ओके। वॉइस स्लो आ रही है? क्या सभी के साथ ये दिक्कत है? ओके, मैं समझ गया किसको वॉइस स्लो आ रही है। जिसको भी वॉइस स्लो आ रही है, वो कुछ खाना खा के आए, वॉइस अच्छी आएगी। चलिए ठीक है। तो यस बच्चों, तो जैसे इस फैक्ट्री में मान लो ये प्लांट लगा हुआ है, ढेर सारा लोहा लगा हुआ है, तो ये जो स्क्रैप डीलर वहां जाएंगे ना, ये सारी की सारी लोहे की चीजों को निकालेंगे, अपने ट्रक में भरेंगे और कहीं किसी क्लाइंट को जाके सेल कर देंगे। ठीक है। अब एक्चुअल में बच्चों ये जो प्लांट लगा हुआ था, जितने भी एसेट इस ऑर्गेनाइजेशन में थे ना, इन्होंने लोन ले रखा था इस फैक्ट्री के प्रीवियस ओनर ने। क्योंकि लोन ले रखा था, लोन में इन सारे के सारे एसेट्स को रखवा रखा था गिरवी। तो एसेट्स अगर गिरवी थे तो इनको बोलते हैं दीज एसेट्स आर अंडर चार्ज, मतलब प्लेज्ड हो रखे हैं। तो अगर मैंने कोई एसेट को प्लेज किया हुआ है, तो मैंने किसी से उधारी ली है, तो जब तक मैं उधारी नहीं दूंगा तो वो फ्री फ्रॉम चार्ज तो होंगे नहीं, तो क्या मेरे पास उनको बेचने का राइट है? और आपको पता है जितने भी ये स्क्रैपिंग टाइप पे अपनी फैक्ट्रीज बेचते हैं ना, तो इसका फायदा मिलता है सीधा स्क्रैप डीलर को। क्यों? इनकी फैक्ट्री में जो टोटल एसेट ये लोग सेल करते हैं, ये कहते हैं कि भैया ऐसा करो कि आप 30 लाख में सारा माल उठा लो, और एक्चुअल में ये माल जब ये लोग बेचते हैं 300 लाख का बिकता है, इतना मार्जिन। लेकिन टेक्निकली ये इसको सेल कर ही नहीं सकता। क्यों? एसेट अंडर चार्ज है। पर जब तक बैंक वालों को पता चलता है ना कि अंडर चार्ज वाला एसेट ये बेच चुके हैं, उतने में स्क्रैप भी सारा का सारा एसेट बेच चुका होता है। तो इसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किसका नुकसान हो जाता है? बैंक का। अब बैंक जाके किसको पकड़ेगा? बैंक तो फैक्ट्री के ओनर को। अब क्या वो टिकेगा वहां पे? वो तो भाग जाएगा। इतने में बैंक का एनपीए हो चुका होगा। तो देखो, सबका फायदा, किसका नुकसान? बैंक का। और बैंक की असली में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में हमेशा नुकसान होता हुआ ही दिखेगा आपको। बाकी सब कमा लेंगे, बैंक बेचारा लास्ट में नुकसान में ही रहेगा। खैर,
पर आप ना मतलब बैंक के लिए अपने दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर मत बना लेना ये सोच के कि बैंक के साथ तो गलत हो रहा है। बैंक अर्न भी बहुत करते हैं, आपको पता है बच्चों, पिछले कुछ टाइम पे मिनिमम बैलेंस, सिर्फ मिनिमम बैलेंस ना रखने की वजह से पीएनबी ने 300 करोड़ रुपए कमाए थे एक साल में। सोचो 300 करोड़ रुपए बिना कुछ करे कमा लिए। तेरे पास पैसे कमाए, चल पैसे निकाल, ये क्या बात हुई? भाई वो पहली गरीब है, तुम मुझसे कैसे पेनल्टी ले सकते हो कि इतना मिनिमम बैलेंस रखो? तो सोचो 300 करोड़ कुछ ना करके इन्होंने कमा लिए। अगर नॉर्मली ये क्लॉज नहीं रखता कि मिनिमम बैलेंस रखो, तो 300 करोड़ की इनकम होती क्या इन्हें? और हमें ऐसा लगता है यार चलो 40 रुपए कटे हैं, 50 रुपए कटे हैं, 100 रुपए कटे हैं, लेकिन बैंक को न जाने कितने लोगों से ये काटते हैं। तो बैंक असली में लोगों का काटते हैं अमाउंट, पेनल्टी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों, वारंटी एज टू क्वालिटी, फिटनेस एंड यूजेज ऑफ ट्रेड। वही वाली बात है जो हमने ऊपर करी थी कि ट्रेड करने के लायक हो, क्वालिटी वाइज एंड फिटनेस वाइज कंज्यूम करने के लायक हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड, कि कभी भी आप किसी को कोई चीज बेच रहे हैं तो अगर वो डेंजरस नेचर की चीजें होती हैं तो वो आपको डिस्क्लोज करना होता है। आपको पता है बच्चों 90% कोई भी चीज जो डेंजरस होती है उसमें ना लिखा होता है वार्निंग। आप ऑल आउट की मशीन खरीद के लाओ, मोर्टीन कॉइल खरीद के लाओ, और इसके अलावा कुछ दवाइयां खरीद के लाओ, उन सब में वार्निंग लिखी होती है। दवाइयों में लिखा होता है एज पर जो भी हमारा फिजिशियन है, फिजिशियन जैसा बोलेगा वैसे आपको लेनी है, उतनी ही क्वांटिटी लेनी है। क्योंकि आपको लग सकता है कि जो दवाइयां हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही नुकसान करेगी, लेकिन अगर वो गलत तरीके से खाई जाती हैं तो भी वो नुकसान कर देती हैं। सिमिलरली जो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें किसी भी टाइप का पॉइजन होता है, फॉर एग्जांपल ऑल आउट या मॉर्टिन, उसमें लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से उनको दूर रखना है। तो ये बोला जाता है बच्चों जो भी चीज डेंजरस नेचर की होती है ना वो बतानी जरूरी है। अगर आपने नहीं बताई, सामने वाली पार्टी का नुकसान हुआ है, तो उसको हम ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हैं। अब देखो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। देखो मैंने कहा, ये देखो बच्चों ये क्या बना रहा हूं मैं, ये मैं बना रहा हूं मॉर्टीन कॉइल। ये मैंने मॉर्टीन कॉइल बना दी, ठीक है। कंडीशन आपको पता है ना, कंडीशन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन से रिलेटेड। तो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, मच्छर भगाना। ये मच्छर तो प्रॉपरली भगा रहा था, लेकिन जिसने मेरे को ये कॉइल दिया ना उसने इस पे कुछ नहीं लिखा। फिर मेरे पास एक पेट भी था, पेट का नाम है, मान लेते हैं कॉमन नेम, टॉमी। टॉमी चाट गया इस कॉइल को, चाटने के बाद टॉमी की तबीयत हो गई खराब। मैं इसको हॉस्पिटल लेके गया, उसने कहा इसने तो कुछ खा लिया है पॉइजन वाली चीज। तो फिर मैं गया उस शॉप वाले के पास, मैंने कहा भाई तूने ये मॉर्टिन कॉइल दिया था तो बता तो देता कि इसको चाटने से भी दिक्कत होती है, सिर्फ मच्छर को नहीं मारता, नॉर्मल इंसान या पेट्स को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसने कहा कि सॉरी गलती हो गई। तो मैं इससे ये नहीं कह सकता कि तूने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से प्राइमरी फंक्शन तो उसका सही सा चल रहा है, लेकिन इसको ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। तो ब्रीच ऑफ वारंटी नॉर्मली आपको ये पता है कि ब्रीच ऑफ वारंटी तो सेकेंडरी यूज से रिलेटेड है, लेकिन अगर इस गुड्स में कोई डेंजरस चीज है और वो डेंजरस चीज फैक्ट आपको पता है और आपने सामने वाली पार्टी को नहीं बताया, और उस डेंजरस फैक्ट की वजह से किसी को नुकसान होता है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। उसको हम ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह मानेंगे। अब ये आ गया बच्चों डिफरेंस बिटवीन, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो चुका है लेकिन फिर से, कंडीशन असेंशियल्स कहता है मेन पर्पस के लिए, वारंटी कहता है कोलेटरल पर्पस के लिए। ब्रीच कहता है इस ब्रीच में राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे कहता है नो राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम डैमेजेस। उसके बाद यहां पे बच्चों यहां आगे लिखा नहीं हुआ, यहां मैं लिख देता हूं दैट ब्रीच ऑफ कंडीशन, जो बीओसी है, ब्रीच ऑफ कंडीशन इक्वल्स टू ब्रीच ऑफ वारंटी, वेयर एज ब्रीच ऑफ वारंटी इज नॉट इक्वल्स टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन बड़ी चीज है, अगर प्रोडक्ट ही वापस कर दूंगा तो वारंटी का सवाल ही नहीं होता। लेकिन वही है कि अगर किसी का ड्रायर खराब है और उसके लिए आप पूरे के पूरे प्रोडक्ट को चेंज करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पटर। नॉर्मली अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये पूरा का पूरा हमने कंडीशन एंड वारंटी पढ़ा, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन करता है, कौन सारी की सारी स्टेटमेंट्स कर रहा है, सेलर। तो हर बार जो गलत स्टेटमेंट करेगा गलती उसकी होगी, तो हम हर बार क्या कहते हैं कि भाई सेलर तू है बुरा आदमी, सही बात है। और हम हमेशा क्या मानेंगे कि बायर कैसा है,
बायर हमेशा ही सही आदमी है, हम ऐसा मानते हैं। बट याद रखना है बच्चों, जब भी बात आती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि भाई बायर, तुम्हारे लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी के सारे एक्ट बने हैं, स्पेशली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सुना होगा आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बायर को बचा लेता है, बट सेलर को भी तो बचना है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बायर जो है वो जानबूझ के पागल बनाता है सेलर को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। ये एक टाइप का फ्रॉड है और आप भी इसे कर सकते हैं। छोटा सा फ्रॉड है। आपको बच्चों एक शादी में जाना है, और शादी में जाने के लिए आप नए कपड़े नए शूज खरीदना चाहते हैं। तो आप पेटीएम से जाइए, पेटीएम नॉट पेटीएम, आप अमेजन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, मीशो पे जाइए, उन गुड्स को देखिए जो रिटर्न हो सकते हैं। ठीक है। रिटर्न का टाइम होता है 10 डेज का। अपना फंक्शन के हिसाब से 2 दिन पहले मंगाइए, उनको यूज कीजिए और फिर उनको रिटर्न डाल दीजिए। और आपको लग रहा है कि मैं आपको ये फ्रॉड बता रहा हूं बच्चों, तो ये फ्रॉड मैंने खुद अमेजन वालों से सुना है। ठीक है। मेरा ही एक स्टूडेंट है, अमेजन कंपनी में जॉब करता है। तो उसने ये नहीं बताया कि हमारी कंपनी में ऐसा फ्रॉड है, उसने ये बताया कि सर मैं अपनी कंपनी के साथ ऐसा करता हूँ। ठीक है। तो उसने मेरे को सिखाया, खैर मैंने अभी तक ये किया नहीं है। बट यहाँ पे बच्चों, बायर ने एक चीज खरीद ली, बाद में यूज करके वो बोलता है, अब यूज करने के बाद मुझे लगता है कि मेरा कोई पर्पस है नहीं, और मैं कहता हूँ सेलर भाई अब वापस ले ले, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या सेलर की ड्यूटी बनती है उसको वापस लेने की? टेक्निकली उसकी ड्यूटी नहीं बनती है, अगर आपने चीज को यूज कर लिया है। इसी के लिए यही पॉइंट, जो कैविट एम्प्टर पॉइंट है ना, वो यही है, जो कि कहता है लेट द बायर बी वेयर। नॉर्मली ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, जहां पे आप फिजिकली गुड्स को नहीं देख पाते, इसीलिए जो वेंडर या सेलर है वो गुड्स को वापस कर लेता है। कि आपने फिजिकली गुड्स को नहीं देखा था तो चलो ठीक है, आपको समझ नहीं आया, आपको ठीक नहीं लगा। लेकिन बच्चों मानो फिजिकली आप गए, फिजिकली यहाँ पे आपने कहा ये कपड़ा हमें दिखा दो भाई, ये मान लो ये ड्रेस लगा रखी है, ये ड्रेस हमें दिखा दो। सेलर ने ये ड्रेस दे दी, ड्रेस सेल हो गई। आपने 2 दिन पहनी और फिर वापस करने आ रहे हो, कह रहे हो कि मजा नहीं आया, पसंद नहीं आई। तो बेटा ये वापस नहीं होगी। हाँ, उसका मन करे तो एक्सचेंज हो सकती है। तो यही चीज बोला जाता है कि बायर के लिए जो कैविट एम्प्टर है, कैविट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी वेयर। मतलब बायर, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तुम्हें जो भी चीज चाहिए, बी स्पेसिफिक। जो चीज चाहिए, जैसी चीज चाहिए वो आप मांगो। बी योर ईयर एंड आईज। अपने आंख और कान खुद बनो, लोगों की कही सुनी बातों पे भरोसा ना करो। अगर आपको जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वैसी चीज आप सेलर से मांगो। अगर उसने आपको कही हुई चीज नहीं दी तो फिर आपका राइट बनेगा। लेकिन आपने ठीक से कुछ बोला नहीं था तो बाद में सेलर की गलती नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अभी मेरा मन कर रहा है, मान लेते हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं चिप्स खाऊं एक बहुत बढ़िया से तीखे वाले। तो मैंने यहां से नौशाद को भेज के बोल के भेजा कि नौशाद बढ़िया से चिप्स ले आ तीखे वाले। नौशाद वहां गया। अब नौशाद क्या है, ये काम के नाम पे बड़ा ढीला आदमी है। तो ये गया वहां जाके कह रहा है कि भैया चिप्स दे दो। तो सेलर ने कहा कैसे चिप्स? कह रहा है वो हरे वाले चिप्स दे दो। उसने हरा वाला पैकेट दे दिया बायर को। अब बायर यहाँ पे नौशाद है। नौशाद जब मेरे पास लेके आया तो मेरे को तो वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं था। फिर बायर जाके सेलर को बोलता है कि भैया तुमने ये क्या दे दिया, मुझे तो सर को तीखे वाले चिप्स देने थे। अब ये बात क्या सेलर को पता थी? आपने बताई? नहीं। तो क्या वो आपके प्रोडक्ट को वापस करेगा? और आप तो खोल के आधा खा भी चुके हो। ठीक है। एक आध पीस मैंने खा लिया होगा, और जब नौशाद वापस करने जाएगा 90% ये खा लेगा। बाकी 10% जाके बोलेगा इसमें हवा ही तो थी। लेज में हम आधे पैसे हवा को ही तो देते हैं। जब आप पैकेट खोलते हैं किसी भी चिप्स के पैकेट में, आप हवा की भी पेमेंट कर रहे हैं, कहते हैं हम हवा फ्री है। हवा फ्री नहीं होती बच्चों। ये बात हमें चिप्स कंपनीज बताती हैं। ठीक है। तो यही बोलता है बच्चों, अपने थर्ड आई एंड ईयर बनने के लिए किसको बोलता है? बायर को। तो ये पॉइंट आप कर लेना। उसके बाद यहां कहता है एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे या तो एक्सेप्शंस पढ़ो या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल। जहां कहता है implied condition as to quality fitness, it means the buyer has specified his purpose
and relied on skills of seller, the doctrine of caveat emptor will not applicable. ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे इसका मतलब ये था कि खुद बायर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है और सेलर पे भरोसा करके उस चीज को ले रहा है, बाद में कुछ गड़बड़ निकली तो यहाँ पे सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्सेप्शंस में आप ये पढ़ोगे बच्चों जहां पे सेलर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, जैसे यूजेज, कस्टम्स और ट्रेड बोला जाता है। आपको याद रखना है बच्चों, हमारी कंट्री में, हमारी क्या किसी भी कंट्री में, डॉक्टर का जो काम होता है ना, डॉक्टर के काम में कैविट एम्पटर वाला कोई रूल नहीं आता। जैसे बोल दिया है, ई क्या हुआ, अच्छा चार्जर, यस, डॉक्टर का जो काम होता है बच्चों, कितना भी काम गलत कर दे, डॉक्टर एक तरीके से तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया ना, या फिर सेलर हो गया, सेलर नॉर्मली हॉस्पिटल हुआ, ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। इनको बस इतना बोलना है कि आपने थोड़ी सी देर कर दी, अगर आप पेशेंट को 2 घंटे पहले ले आते तो हम बचा लेते। फिर वो बताता है कि भाई साहब एक्सीडेंट तो आधे घंटे पहले हुआ है, 2 घंटे पहले कैसे ले आते हैं हम पेशेंट को। तो ये हॉस्पिटल वालों का यही होता है, इनकी कभी गलती नहीं होती। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, इंस्टीट्यूट आपका सीएमए वाला, ये कभी भी ना आपके एग्जाम को पोस्टपोन कर देता है बिना किसी रीजन के, और फिर कहता है कि हमारे पास ना कुछ जेन्युइन रीजंस थे, और इनसे ना आरटीआई में पूछा गया कि व्हाट वर द जेन्युइन रीजंस, इन्होंने कहा वी कैन नॉट डिस्क्लोज दैट। तो भाई ऐसे क्या रीजंस थे जो डिस्क्लोज नहीं हो सकते और वो जेन्युइन भी थे? तो ऐसा कोई रीजन था ही नहीं, ये सिर्फ अपनी मर्जी से अपने कामों के लिए, अपने फायदे के लिए आप लोगों के समय को और ज्यादा पेंडिंग करवा देते हैं। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है और किसी के साथ गलत नहीं होता। तो यहाँ मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ बच्चों की कस्टम्स ऐसा है कि सेलर हमेशा राइट होगा। सेलर मतलब जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर है, तो जैसे मैंने बैंक की बात करी है, आप एसबीआई में चले जाओ, किसी भी काम के लिए जाओ, वो कहेंगे विंडो नंबर 4 पे जाओ, विंडो नंबर 5 पे जाओ, तो बेटा वो हमेशा सही है। वहां पे आप जाके कुछ वो नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर लेंगे, वो कहेगा कंप्लेंट करनी है विंडो नंबर 8 पे जाओ। तो यही सब चीज होती रहती है। तो कहीं कहीं कस्टम्स ही ऐसे है कि जहाँ पे सेलर की कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, कैबिट एम्पटर आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये हमने सर्टेन गुड्स, सर्टेन गुड्स ये पढ़ ही रखा है, ये सारी की सारी बातें वहीं पे ही हैं। पासिंग द रिस्क, बस एक बार रीड कर लेना। नॉर्मली आपको पता है ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों जो चीज मैं आपको छुड़वा रहा हूँ उसको बिल्कुल भी पढ़ने की, जस्ट वन टाइम रीड करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से समझाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर कोई ओनर नहीं है एक एसेट का, तो क्या वो उस पर्टिकुलर एसेट को बेच सकता है जिसका वो ओनर नहीं है? यस और नो? बेच सकता है? चोरी का हो तो बेच सकता है, अलग बात है लीगली बेच सकता है क्या? लीगली नहीं बेच सकता ना। तू तो एक्सपीरियंस से बात कर रहा है क्या? इज दिस आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस? चलिए ठीक है, अब ये बात आपको सिंपल सी बात पता है कि भैया अगर ओनर होगा तो ही गुड्स को सेल कर सकता है। तो क्या नॉन ओनर गुड को सेल कर सकता है? आंसर इज नो। नॉन ओनर गुड्स को सेल नहीं कर सकता है, बट अगर उसके एक्सेप्शंस हमें पढ़ने हैं तो आपको पता है नॉन ओनर गुड को सेल नहीं कर सकता। अब उसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे, जहां पे पहले कहता है सेल बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब ये है कि ये हूं मैं, और मैं हूं इस गाड़ी का ओनर, मान लेते हैं ये है आदित्य,
आदित्य कौन है? ये मेरा स्टूडेंट है। और ये है मान लेते हैं मिस्टर रजनीकांत। ठीक है, तो रजनीकांत साहब खड़े हैं। आदित्य कह रहा कि सर ये लो मेरी गाड़ी वो कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी जैसी गाड़ी है, स्टाइल में खुलती है और स्टाइल स्टाइल में बंद होती है, और इसकी ब्रेक आप जब हॉर्न बजाओगे ना तो हॉर्न में पी पी नहीं बजता, यन्ना रासकला बजता है, यन्ना रासकला यन्ना रासकला। तो रजनीकांत कहता है यार गाड़ी तो बिल्कुल सही है, तो मेरे को ये गाड़ी भेज दो। अब एक्चुअल ओनर कौन है? मैं हूं। ये सारी की सारी बातें मेरे सामने हो रही हैं, लेकिन मैं इसको नहीं रोक रहा इन बातों को करने से। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने एक अथॉरिटी दे रखी है उस चीज की, तो यहाँ पे सेल को मान लिया जाएगा कैसे? बाय एस्टॉपल। नेक्स्ट आता है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। कंसाइनमेंट तो पढ़ा ही है ना आपने बच्चों? कंसाइनमेंट में एजेंट ही सेल कर रहा है ना, कंसाइनी सेल करता है। क्या वो ओनर होता है? नहीं, लेकिन वो मर्केंटाइल एजेंट है तो वो बेच सकता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल बाय जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर मतलब जब किसी एक एसेट के एक से ज्यादा ओनर होंगे, तो कोई एक ओनर भी चाहे तो बेच सकता है, बट उसके लिए दूसरों की अथॉरिटी की जरूरत होती है। लेकिन अगर ऐसी हमें मान लो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है बच्चों, जो कि 10 करोड़ तक की सेल हो सकती है, इसके हम 5 ओनर्स हैं। अगर कल अचानक से मेरे को सिर्फ आधे घंटे के लिए एक ऑफर आए कि आप 100 करोड़ में बेच सकते हो, तो मैं क्या आप लोगों के अथॉरिटी का वेट करूंगा? मैं डायरेक्टली बेच दूंगा और आपको बोल दूंगा कि भैया ये तो मैंने बेच दिए 20 करोड़ में। कहाँ 10 की बिक रही थी, 20 का बेच दिया, और हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 80 करोड़ उसकी जेब में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ गए आप? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता था? जब एक पार्टी एग्रीव्ड होती थी, जब उसका फ्री कंसेंट नहीं होता था। तो कहता है कि जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोई चीज मिली है तो हम उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट कहता है बाय सेलर पोजेशन आफ्टर सेल। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। तो कहता है मैंने पहले ही किसी को बेच रखा है चीज, लेकिन अभी भी मेरी पोजेशन पे है, और मैंने फिर से उसको दोबारा किसी और को बेच दिया। तो कोई कोई लोग ऐसे करते हैं, एक गुड्स को 3-4 लोगों को बेच देते हैं। ठीक है, अब यही याद रखना है कि जो रीजन है वो रीजन जेन्युइन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, ओनरशिप गुड्स की पास हो गई है, लेकिन सेलर कंटिन्यूअस पोजेशन में है। सेलर रीसेल कर देता है न्यू बाय विदाउट नोटिस ऑफ प्रायर सेल। बायर को उसने ना न्यू बायर को बताया ना ओल्ड बायर को बताया। ऐसा क्यों किया होगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, मान लेते हैं कि मेरा वेयर हाउस है, सबने अपने अपने गुड्स रखे हुए हैं, और मैंने कहा है कि भैया आप अपने गुड्स रख सकते हैं सिर्फ 1 साल के लिए फी के साथ। आपने 5 साल से गुड्स रखे हैं और मेरे को कोई फीस नहीं दी है। अब मेरी फीस इतनी तो हो गई होगी ना कि आपके गुड्स की वैल्यू हो चुकी होगी उसमें। तो हो सकता है कि ये मैंने ही अपने गुड्स आपको बेचे हों और फिर आपसे कहा होगा कि ये ले जाना, वरना आपसे कुछ रेंट लिया जाएगा, आप नहीं ले गए, तो मैंने आपके गुड्स किसी और को बेच दिए। पहले जो आपको बेचे थे वो आप किसी और को बेच दिए। तो ये सब हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के बारे में तो हम आगे पूरा पढ़ेंगे। अनपेड सेलर कौन होता है? जिसको सेल करने के बाद अभी सारे के सारे पैसे नहीं मिले हैं, तो उसको एक राइट होता है कि बच्चों वो गुड्स को सेल कर सकता है। नेक्स्ट कहता है सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ द गुड्स क्या है? जिसको रास्ते में कोई गुड्स मिले और उसको लगता है कि वो एक्चुअल ओनर को नहीं ढूंढ पाएगा, या ढूंढ पाएगा तो ढूंढने में इतने खर्चे हो जाएंगे जो कि उस गुड्स से ज्यादा के खर्चे हैं। तो अगर इतने खर्चे हो जाएंगे तो इससे बेटर क्या है कि वो खुद ही गुड्स को बेच दे या डिस्पोज ऑफ कर दे। ठीक है, तो ये कहते हैं द ओनर कांट बी फाउंड। अगर ओनर मिले ही ना, तो जिसको गुड्स मिले वो क्या करेगा बच्चों? आपको अगर रास्ते में कोई फोन मिलता है, आप क्या करोगे? एक्चुअल ओनर को ढूंढने की कोशिश करोगे? नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्मली उस पर कॉल आ जाएगा एक्चुअल ओनर का, तो आप क्या करोगे? उससे बोलोगे कि भाई साहब फोन यहाँ रखा हुआ है, आप ले जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो दुबई आ गया हूँ, आप ऐसा करो वो मेरा 10,000 का फोन देने के लिए आप पहले 20,000 की, 20 कहाँ, 48,000 की दुबई की फ्लाइट करो और उसके बाद आ जाना, और फिर वापस भी चले जाना। तो आपको लगता है 10-20 हजार के फोन के लिए कोई 48,000 का खर्चा करेगा? नहीं। बच्चों लॉ में लिखा है कि लॉफुल चार्जेस फाइंडर अमाउंट इज 2/3 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अगर मेरे एसेट की 100 रुपए की वैल्यू है तो 67 रुपीज से एक्स्ट्रा खर्चा मैं उसके ओनर को फाइंड करने में नहीं करूंगा। अगर उससे ऊपर खर्चा हो रहा है तो मैं चुपचाप क्या करूंगा? जैसे मेरे को जो उसका दुबई वाले भैया का फोन मिला था, मैं उसका सारा का सारा डाटा क्लियर करूंगा, क्लीन करूंगा, और उसके बाद कहूंगा कि बेटा ये लो फोन 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। ठीक है, और ये बच्चों याद रखना, सर कुछ गलत नहीं कर रहे, ये लॉ करवा रहा है। ये चीजें मैं आपको
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और सेल्स ऑफ गुड्स अकाउंट के हिसाब से बता रहा हूं। नेक्स्ट कहता है सेल्स बाय पॉनी और प्लेजी। पॉनी और प्लेजी क्या था? जैसे वही है, हीरोइन की माँ के कंगन कहाँ पे गिरवी थे? लाला जी के पास। लाला जी क्या उनको सेल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर लाला जी को अपनी पेमेंट ना मिले तो क्या करेंगे? लाला जी सेल करना पड़ेगा। बैंक क्या जो घर गिरवी होता है सारे घरों को बेच देती है? सिर्फ उन घर को बेचती है जिसपे नॉन पेमेंट होती है, उन्हीं की ऑप्शन करती है ना जब नॉन पेमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये खुद देख लेना आप, फर्जी चीज है। टाइप्स ऑफ डिलीवरी, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, टाइप्स ऑफ डिलीवरी फिर से मैं बता देता हूं बच्चों। एक्चुअल डिलीवरी होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी होती है एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब जहां फिजिकली कोई भी गुड लो और सामने वाले के सामने पटक दो, ये लो भाई साहब आपका सामान। ठीक है। पटक दो का मतलब रख दो, और ऐसी ही चीज रखना जो टूटे ना। ठीक है। कहीं मान लो कि आप किसी के लिए कुछ ऐसी चीजें लेके जा रहे हो जो कांच की किसी चीज में है, तो वो टूट सकती है। ठीक है। मान लो कांच की किसी बोतल में कोई चीज है, जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया, कुछ और एग्जाम्पल मतलब भाई कहाँ जा रहे हो? ठीक है। चलिए, सिंबॉलिक डिलीवरी कब होती है बच्चों? सिंबॉलिक डिलीवरी तब होती है जब जो हमारा गुड है ना, वो इस तरीके से हम फिजिकली सर पे रख के ना ऐसे डिलीवर नहीं कर सकते, ये लो भाई साहब आपका गुड, ऐसे नहीं कर सकते। तो वहां पे जैसे घर की चाबी दी जाती है, गाड़ी की चाबी दी जाती है, बाइक की चाबी दी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सिंबॉलिक डिलीवरी है, कि हमने ऐसा सिंबलाइज किया है कि भैया चाबी दे दी तो गाड़ी भी आप ही को दे दी। नेक्स्ट आता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तब होता है जब ऑलरेडी जिसको, जो बायर है, ये बायर है, ये सेलर है। ठीक है। तो बायर के पास ऑलरेडी क्या होगी? ऑलरेडी पोजेशन ऑफ गुड्स बिफोर परचेज। इसने जब ये गुड्स परचेज करे उससे पहले ही इसके पास गुड्स की पोजेशन थी। कैसे? तो उसका एग्जांपल ऐसे ले लो, ये बायर है, ये बायर का वेयर हाउस। ठीक है। इस वेयर हाउस में सेलर ने अपना सामान रखवा रखा है। अब ये सेलर का सामान है, तो ये इसने सामान रखवाया था, बदले में रेंट देता था। बाद में बायर ने कहा कि भाई साहब आप ना कुछ सामान मेरे को बेच दीजिए, तो इसने कहा ठीक है। वो जितनी भी यूनिट्स रखी है उसमें से जितना आपने खरीदा ये यूनिट्स आपकी ही हो गई। तो जब ये यूनिट्स कहा आपकी हो गई, आप अलग से निकाल के रख लेना। अब ये अलग से तो नहीं रखेगा, और रखेगा भी तो ये यहां से उठा के यहां रख देगा। तो वेयर हाउस से सामान वेयर हाउस में ही रहा। बी की पोजीशन पहले ही थी, बी की पोजीशन बाद में रही। लेकिन वो जो गुड्स है जिसकी अथॉरिटी यूज करने के लिए अब सेलर की तरफ से मिल गई है क्योंकि ओनरशिप चेंज हुई है, इन गुड्स के लिए इसको बोला जाता है कि ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। ठीक है। तो याद रखना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, जो बायर होता है उसी के पास ऑलरेडी पोजीशन ऑफ गुड होती है। इसका दूसरा एग्जांपल ये ले लो बच्चों कि हमने बेलमेंट करी। बेलमेंट में मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे लैपटॉप दे दो, आपने मुझे अपना लैपटॉप दे दिया, सिर्फ यूज करने के लिए दिया है। फिर मैंने कहा आप ऐसा करो ना, ये लैपटॉप मुझे बेच दो। तो उसने कहा ठीक है, तो मेरा को लैपटॉप, तो ये क्या है? दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स उसी व्यक्ति के पास थे जिसने वो गुड्स बाय करने हैं। बात खत्म। ये डिलीवरी के बारे में कुछ बातें हैं, इसको आप देख लेना। अब आता है अनपेड सेलर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अच्छा शायद यहाँ पे एक टॉपिक और होगा, फाइंडर ऑफ द गुड्स का शायद। या ऑक्शन से। चलिए ठीक है बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक अब हम कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। आपके एग्जाम में फॉर श्योर इसका क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से इसको करना।
राइट ऑफ अनपेड सेलर, सबसे पहले अनपेड सेलर कौन है? तो कहता है जो व्हेन सेलर इज अनपेड फॉर एनी अमाउंट। याद रखना है बच्चों आपको कि किसी भी अमाउंट के लिए अनपेड हुआ तो उसे अनपेड सेलर ही बोला जाएगा। 100 रुपए का सामान था, 99 की पेमेंट डन हो गई है, 1 रुपए अनपेड है। अगर 99 की पेमेंट हो गई, 1 रुपए अनपेड है, तो भी इसे अनपेड सेलर बोला जाएगा। नॉर्मली वो बात अलग है बच्चों की, नॉर्मली बिजनेस पार्लेंस में जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसमें हम बोलते हैं चलो 99 दे दिया, इसी में सेट ऑफ कर लो और बाकी का आप डिस्काउंट समझ लो। ठीक है, मतलब 99 को तो बायर को दे दिए ना, बायर ने दे दिए, 1 रुपए नहीं दिए, तो 1 रुपए भी नहीं दिए होंगे, मतलब 1%। परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, कम अनपेड है या ज्यादा अनपेड है, अनपेड इज अनपेड। अनपेड सेलर बोलेंगे ना, बायर तो पे करेगा ना। बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या पिया था आज सुबह तूने? कुछ नहीं। रात में क्या पिया था कल? पानी। किसमें मिलाकर? काले पानी में? चलिए ठीक है। यहाँ बच्चों सबसे पहले अनपेड सेलर की बात हो गई। अनपेड सेलर वो होता है जिसको अपने पूरी पेमेंट नहीं मिली है। अब अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो अनपेड सेलर के राइट्स होते क्या हैं? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, तो याद रखना है बच्चों, राइट्स इसके गुड्स के अगेंस्ट भी होते हैं और बायर के अगेंस्ट भी होते हैं। तो इसको कुछ राइट्स मिलता है अगेंस्ट गुड्स और कुछ राइट्स मिलते हैं अगेंस्ट बायर। तो पहले अगेंस्ट गुड्स इसके पास क्या राइट होते हैं? तो इसके पास पहला राइट होता है राइट ऑफ लीन, दूसरा होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तीसरा होता है राइट टू रीसेल या राइट टू रीसेल। बायर के अगेंस्ट इसके पास क्या राइट होता है? सूट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर अनपेड मनी एंड सूट फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, कुछ से रिलेटेड एक राइट और है, राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी। सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो पहले जल्दी से हम बात करते हैं गुड्स के अगेंस्ट। राइट ऑफ लीन, लीन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना। कब्जे में आप किसी चीज को कब लेते हो? जब वो चीज आपकी नहीं है और आप किसी और को वो चीज यूज करने से मना कर देते हो, तो इसको बोलता है कब्जा कर लेना। तो राइट टू लीन में आपको पता है कि बेटा सेल तो हो चुकी है, सेल हो चुकी है तो ओनर कौन है? बायर। ओनर बायर हो गया। अगर ओनर बायर है तो क्या आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो? यस और नो? आंसर इज नो, गुड्स तो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अनपेड सेलर हो ना, तो ये आपको लॉ राइट दे रहा है कि आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ऐसा हुआ था बच्चों, ये मैंने आपको गाड़ी भर के आपका जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट करके भिजवाया आपके पास, लेकिन हुआ क्या, आपने मेरे को दे रखा था एक चेक, ये चेक हो जाता है डिसऑनर। अब ये गाड़ी आपके पास आई ही नहीं थी, मैंने कहा कि गाड़ी ऐसा करो यू टर्न मारो और वापस मेरे पास आ जाओ। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि हमने यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन में आपका कोई सामान भेजा है आपके लिए, लेकिन क्योंकि आपकी पेमेंट डिसऑनर हो चुकी है तो मैं कभी भी उसको स्टॉप करके व्हीकल को वापस अपनी तरफ बुला सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट टू रीसेल तो एकदम क्लियर है कि अगर आपके पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं तो आप बिना बायर को बताए उन गुड्स को दोबारा बेच सकते हैं, बिना बायर को बताए, क्योंकि आप अनपेड सेलर हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू विदहोल्ड द डिलीवरी। अब सोचो बच्चों,
आपने मेरे से कोई गुड्स खरीदे लेकिन पैसे नहीं दिए, अब आप मेरे सामने खड़े हो गुड्स लेने के लिए, और मैं आपसे कहता हूँ कि गुड्स तो मैं तब दूंगा जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे। तो इसको बोलते हैं डिलीवरी को होल्ड कर लेना। सामने वाला बंदा डिलीवरी लेने के लिए एकदम खड़ा है, बट स्टिल मैं उसे मना कर देता हूँ कि तुम्हें डिलीवरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास गुड्स से रिलेटेड राइट। बायर से रिलेटेड राइट में सबसे पहले आता है नॉन एक्सेप्टेंस, कि भाई आप हमारे गुड्स एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं। हो सकता है वो आपकी गुड्स ही एक्सेप्ट ना करे, उससे रिलेटेड राइट फॉर अनपेड मनी। अब ये तो राइट है कि भाई हमारा 100 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई थी, 20 अनपेड है, तो ये पैसा दिलाओ। नेक्स्ट आता है राइट सूट फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इस तरीके से समझो बच्चों, हमारे बीच में हुआ था एग्रीमेंट टू सेल, और आपने कहा था कि भैया हम ना आपसे खरीदेंगे एक बिल्डिंग, आप हमारे लिए बना दो बिल्डिंग। तो जब मैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहा था बच्चों, तो मैंने खुद एक लोन लिया और इस लोन पे इंटरेस्ट भी भर रहा हूँ। अब इंटरेस्ट मैं भर रहा था, मेरी बिल्डिंग भी बन के तैयार है, और अब एंड पॉइंट पे आपने कह दिया कि आप बिल्डिंग परचेज नहीं करोगे, या फिर आप बिल्डिंग के पूरे पैसे नहीं दोगे। तो जब ये सूट फाइल करेगा ना नॉन पेमेंट के या अनपेड सेलर के जो भी राइट है उसके अगेंस्ट, तो इस इंटरेस्ट को भी क्लेम करेगा कि भैया ये इंटरेस्ट भी तो मैं आपसे वसूलूंगा, ये मेरी कॉस्ट थोड़ी है, आपके कहने पे आपके काम के लिए मैंने लोन लिया, तो इंटरेस्ट भी आप पे करोगे। एंड नेक्स्ट आता था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपली मींस कि हमारा जो बायर है वो गुड्स लेने को तैयार ही नहीं है, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बायर की परफॉर्मेंस है उसकी पेमेंट, और अगर वो पेमेंट ही नहीं कर रहा तो दैट इज सिंपली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस पर सूट फाइल कर सकते हैं। बस इतनी सी चीजें थी बच्चों जो हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़नी थी। अब आप इसको बाकी का करके उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बस इतना सही है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। एक बार फिर से अगर मैं आपको एग्जाम के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊं इस पूरे चैप्टर में से, तो सबसे पहले आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ गुड्स एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरीज। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा, रिस्क एंड रिवॉर्ड से रिलेटेड, कि रिस्क किसका है रिवॉर्ड किसका है टाइप्स ऑफ गुड्स में, वो आपको पढ़ ही लिया है आपने। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी से पहले एक चीज आती है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ओके, कंडीशन एंड वारंटी आ गया। कंडीशन एंड वारंटी के बाद आता है कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर के बाद लास्ट आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर। राइट ऑफ अनपेड सेलर। अब बच्चों ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट कराए हैं, आपको एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन दिखेंगे, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, स्पेशली इन टॉपिक्स को। बाकी सबको एटलीस्ट वन टाइम रीड जरूर करना है आपने। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं परसों।